प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज में। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वालामुखी। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस करा कि ज्वालामुखी है क्या चीज़ ज्वालामुखी है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है दो चीज़ें हैं, दो शब्द है एक दूसरे से अलग अलग। एक ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी क्रिया है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी अर्थ है इसके अंदर दो लेयर्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भरा हुआ है। पहली लेयर लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर है और दूसरी लेयर कोर के बाहर की ओर। ये हमारी कोर है, इसके बाहर की ओर ये लेयर है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब रहेगा तो मैंने बताया था कि ये हाई प्रेशर बनाएगा। दूसरी एक प्लेट छुरी मैंने आपको बताई थी, उस प्लेट छुरी में मैंने बताया था कि जैसे ही एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आएगी तो उस प्लेट का कुछ पार्ट इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के कारण मेल्ट हो जाएगा। और वो मेल्ट होगा तो अंदर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ज़्यादा। यहाँ ताप और दाब दोनों चीज़ें अत्यधिक है, ताप भी ज़्यादा है यहाँ और दाब भी ज़्यादा है। तो प्रेशर बढ़ने के कारण अर्थ से ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक वेन आप बोल सकते हैं इसको, एक पाइप बोल सकते हैं, एक ऐसा वे जो पाइप नुमा बन जाएगा, उससे प्रेशर बढ़ने के कारण अर्थ के सरफेस पर निकलेगा। और जिस वैन से ये बाहर निकल रहा है इसको ज्वालामुखी बोलते हैं। और इसके अर्थ की सरफेस पर आने की इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया बोलते हैं। बोलो तुम दोनों, ये दोनों पॉइंट तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने बोला कि एक वैन, एक पाइप से ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाहर आएगा। ठीक है, और ये बाहर आएगा तो जिस पाइप से आ रहा है इसको ज्वालामुखी बोला है, और ऊपर आने की इस प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी क्रिया कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसका भी नाम है अपना, इसका नाम है मैग्मा। इसे मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, अब मैग्मा है क्या? मैग्मा जो है मेटल्स का तरल रूप है। मैग्मा के अंदर क्या चीज़ें रहेगी? अगर आप मैग्मा को डिफाइन करना चाहते हैं तो मैग्मा में धातुओं का तरल, जो मेटल होंगे वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, प्लस होगी वाटर वेपर, जलवाष्प, प्लस होगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, प्लस SO2 प्लस NO2। ठीक है, जब मैग्मा यहाँ से बाहर आएगा तो उसके साथ ये चीज़ें ऐड रहेगी। आपको समझ के चलना पड़ेगा, यहाँ से एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे मेटल पूछता है तो मेटल में क्या होगा? तो मेटल में आपके पास होगा आयरन, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ से मेटल में होगी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ रही? गैस मैंने आपको बता दी। अगर आपसे एक्सेप्टेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि सबसे अधिक गैस कौन सी होगी, तो ध्यान रखना वाटर वेपर सबसे अधिक होगा, जलवाष्प सबसे अधिक, ये गैस ही है जलवाष्प, तो ये सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कहीं परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और वहाँ वाटर वेपर है ही नहीं और फिर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक गैस कौन सी होगी, तो हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे अधिक होगी। बोलो, समझ रहे क्या? इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या? इसको रफ कर दूँ? ठीक है, अब जब ज्वालामुखी क्रिया होगी तो ज्वालामुखी क्रिया केवल सरफेस पर नहीं होगी। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया
ज्वालामुखी जो क्रिया होगी वो दो भागों में होगी। एक होगी अंतःस्रावी क्रिया, एक होगी बाह्य स्रावी क्रिया। एक शब्द इसमें आ रहा है स्रावी। स्राव का मतलब है स्राव हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है अंतरस्रावी का मतलब है कि अंदर की ओर स्राव होगा, और बाह्य स्रावी का मतलब है बाहर की ओर स्राव होगा, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये अर्थ के अंदर प्लेट्स है, और इन प्लेट के अंदर ये आपका मैग्मा हो गया, जो कई कोज हो सकते हैं, कितने ही कारणों से ये अर्थ के सरफेस पर ऊपर आएगा, ठीक है। ये आपका दुर्बलता मंडल हो गया, ठीक है। जब ये स्थल मंडल की ओर जाएगी इसे तोड़ती हुई, तो ये जो अर्थ है इसमें भी लेयर्स और क्रैक्स होंगे, ठीक है। इसका कारण है, कॉज है इस बात का भी, ताप का डिफर होना, इसके प्रेशर के कारण भी, और इन प्लेटों की मूवमेंट के कारण भी अर्थ के इस सरफेस में दरारें पड़ जाएंगी। दरारें पड़ जाएंगी तो वो दरारें इस वेन से टूट जाएगी। जैसे किसी पेड़ की जड़ें हो, और जब ये मैग्मा नीचे से ऊपर आएगा तो ये इन दरारों में चला जाएगा, और इस मैग्मा की शेप डिफर शेप हो सकती है। अगर मैं शेप बनाने जाऊं तो इस मैग्मा की एक हायर शेप भी बन सकती है। इस मैग्मा की शेप प्लेट नुमा भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये अंदर इस मैग्मा की शेप परपेंडिकुलर भी हो सकती है। ये डिफरेंट शेप बात करना वो अंतरस्राव की, जो मैग्मा है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये तो चला गया अंदर, एक चला गया ऊपर, ठीक है। ऊपर की कंडीशन के बारे में बात करते हैं, पहले अंदर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि डिफरेंट शेप, और उन शेप के आधार पर उनका नाम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे इसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं लेकोलिथ। तो इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं बिहाफ ऑफ सेफ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इन परत के अंदर ये फ्रीज जम जाएगा। पहले ये तरल कंडीशन में है, ये यहाँ सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये अर्थ के स्पेस पर पहुंचेगा तो स्पेस पर पहुंचने से पहले अर्थ की इस परत को तोड़ेगा, और प्रेशर जब इस परत को तोड़ेगा तो यहाँ एक विस्फोट होगा, एक धमाका होगा। उस विस्फोट से आसपास के क्षेत्र में भूकंप आ सकता है, लो अदरवाइज हाई फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। जब ये विस्फोट होगा तो लगभग इस क्षेत्र में एक राख का या धुएं का गुब्बार बन जाएगा, ठीक। समझ में आ रही? यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये लावा सरफेस पर आना शुरू कर देगा। जैसे ही ये लावा सरफेस पर मैग्मा, लावा नहीं मैग्मा, जैसे ये मैग्मा सरफेस पर आना शुरू कर देगा, उस कंडीशन में इससे अलग हो जाएंगी गैसें, क्योंकि वो हल्की है, गैस हल्की है तो वो ऊपर उठ जाएगी, और जो तरल है वो नीचे रह जाएगा। जब ये मैग्मा से गैसें अलग हो गई तो जो बचा उसे कहा गया लावा। थ्योरी समझिए, डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। ये आप समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर मैग्मा से गैसों को अलग कर दे तो बच जाएगा लावा, ठीक है। अब लावा भी दो तरह का होगा। एक लावा होगा, लावे के भी दो टाइप हो सकते हैं। एक होगा अति तरल, एक होगा कम तरल, ठीक है। अति तरल का मतलब है बहुत ही डाइल्यूट, पतला लिक्विड होगा, तो वो दूर तक फैलेगा। और जो कम तरल होगा वो जेली टाइप होगा, वो कम दूर तक फैलेगा।
तो इसी के कारण जब अर्थ के सरफेस पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, जो एक किस्म से आप उसको सघन बोल सकते हैं, गाढ़ा बोल सकते हैं, उसके कारण ज्वालामुखी के आसपास का जो एरिया है वो ऊंचा हो जाएगा, जिससे ऊंचे ज्वालामुखी का निर्माण होगा। और जो तरल होगा उसके कारण वो दूर तक फैल जाएगा इस तरह से। इसके कारण से विस्तारित या फैले हुए, दूर तक फैले हुए ज्वालामुखी का निर्माण होगा। बोलो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, ज्वालामुखी के जो मुंह है इसको हम क्रेटर बोलते हैं। एग्जाम में बहुत एक्सेप्टेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्रेटर किसे बोलते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, एक छोरी है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा कंडीशन में क्या होगा आगे की प्रक्रिया में वो अलग। ठीक है, अब होता क्या है कि मैंने बताया कि ये जेली टाइप है, अति तरल और कम तरल। जो कम तरल है वो जेली टाइप है। जब अर्थ की इस सरफेस से होकर गुजरेगा तो अपने साथ अर्थ की सरफेस से रिलेटेड या जुड़े हुए स्टोन, मेटल्स, उनको अपने साथ लपेट लेगा। और जब वो लपेट लेगा तो वो ऊपर की ओर आएगा। तो कई बार ऐसा होगा कि वो इस मुख पर आकर ब्लॉकेज बनाएगा, क्योंकि जैसे ही वो क्रेटर पर आएगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। नीचे से प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बढ़ने से वो बॉल उसके ऊपर आ जाएगी, और ऊपर आ जाएगी तो वो प्रेशर से उसे तेज़ी के साथ उठा लेगा, और यहाँ से ये बाउल इस तरफ जाएंगी। इनको फायर बाउल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जो साइज में बड़े होंगे, पत्थर के टुकड़ों के नुमा होते हैं, ये जो साइज में बड़े होंगे उनको फायर बाउल बोलते हैं। ठीक है, या फायर बॉम्ब, फायर बॉम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, जो छोटे होंगे उन्हें बोलते हैं लैपली। कुछ छोटे भी होते हैं साइज में, उनको लैपली बोलते हैं। ये जान लेना कि ये बॉम्ब नहीं है, ये बड़ी बड़ी पत्थर के टुकड़े हैं जो इसके हाई प्रेशर के कारण दूर दूर जाकर गिरेंगे यहाँ से। ठीक है, जो छोटे होंगे उनको लैपली बोलते हैं और बड़ों को बोलते हैं हम फायर बॉम्ब। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? ये चीज़ें सब इसके साथ प्रक्रिया चलती रहती हैं। विस्फोट होता है, जो विस्फोट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 110 डेसिबल। ये आपसे एक्सेप्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो विस्फोट होगा उसकी ध्वनि की 110 डेसिबल की ध्वनि होगी, बड़ा विस्फोट होगा 110 डेसिबल का। आपसे पूछ सकता है यहाँ से निकलने वाले मैग्मे का टेम्परेचर कितना होता है, तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड मैग्मा का ताप होता है। ठीक है, अब ज्वालामुखी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक बात तो जिसके आधार पर ज्वालामुखी को आप अलग अलग टाइप का बना सकते हैं, एक कंडीशन तो है ज्वालामुखी की एक्टिविटी के आधार पर, सक्रियता के आधार पर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो मुझे बताए। नहीं है? ठीक है, मिटा दूँ? चलिए, अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। आधार है सक्रियता, एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे सक्रियता के आधार पर। फर्स्ट टाइप, पहला टाइप कौन सा होगा? ठीक है, पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। ये एक्टिव वोल्केनो है, एक ऐसा ज्वालामुखी जिससे निरंतर उद्गार हो रहा है, जिसके क्रेटर से निरंतर मैग्मा, निरंतर गैसें निकल रही है। ठीक है, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। पूरी दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कलायु है। आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है।
हाँ, ये हवाई द्वीप में है। आपका जवाब मैं देता हूँ, ये हवाई द्वीप में है, USA। ये हवाई द्वीप यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंडर में आता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता। आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ये है मोना लोआ। ये भी हवाई में ही है, USA के अंडर में ही आता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, रोजा डेल फेलाडो। ये अर्जेंटीना में पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर सवाल को पलट दे और आपसे कह दे कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो सवाल पलट जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि भारत का ज्वालामुखी कहाँ है सक्रिय, तो कहाँ है, कौन सा है, केरल में। हाँ ठीक है, दो है एक ही जगह। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन द्वीप। ठीक है, कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है ये बेरन द्वीप। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको सक्रिय ज्वालामुखी बताई। सक्रिय ज्वालामुखी की विशेषता यह है कि इसके क्रेटर से निरंतर उद्गार होता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टाइप सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी। एक ऐसा ज्वालामुखी है सुषुप्त जिसके क्रेटर से लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से उद्गार होने की संभावनाएं बनी रहती है। किसी भी समय ये एक्टिव कंडीशन में आ सकता है, इसलिए इसको सोता हुआ ज्वालामुखी कहते हैं कि ये ज्वालामुखी जो है सो रहा, इसके मुख से कोई उद्गार नहीं हो रहा। फैक्ट समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। नंबर है थर्ड, नंबर थर्ड है मृत ज्वालामुखी, माने डेड वैल्केनो। ठीक है, डेड का मतलब है जो मर गया। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके मुख से उद्गार बंद हो चुका है और इसके क्रेटर में पानी भर चुका है, उसे हम डेड वैल्केनो बोलते हैं, मृत ज्वालामुखी। तो एक्टिविटी सक्रियता के आधार पर हम ज्वालामुखी को तीन भाग में डिफाइन कर सकते हैं। तीनों भाग, एक सक्रिय है, एक कम सक्रिय यानी कि अभी स्लीपिंग कंडीशन में है, और तीसरा जो है वो डेड है, वो एक्टिव नहीं रहा। ठीक है, यहाँ से एक एक्सेप्टेड सवाल ये बनता है कि जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, इसे मिटा दूँ, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी तो उस कंडीशन में आसपास के क्षेत्र में वर्षा होती है। कॉज क्या है इस चीज़ का, ये बताइए आप मुझे, क्या कारण है, किस कारण से ऐसा होता है कि अगर यहाँ एक ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है और यहाँ से मैग्मा सरफेस पर आ रहा है तो इस क्षेत्र पर वर्षा होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। फैक्ट क्या है, ये जो तुमने पहली दो बात बताई दोनों गलत, लेकिन जो तुमने तीसरी बात बता दी वो सटीक करती है बात को। ठीक है, तुमने मिला के बताया दो तीन बातों को, तो तीसरी बात तुम्हारी मैं एग्री हो गया। यहाँ देखो, ध्यान दो, मनीष ने कहा कि जो वाटर वेपर है वो बाहर जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ से अर्थ से बाहर निकली तो मैग्मा से अलग हो जाएगी, हल्की है तो ऊपर जाएगी वाटर वेपर। यहाँ ऑलरेडी कुछ वाटर वेपर है, रहेगी, ये यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ वाटर वेपर की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। वाटर वेपर की वैल्यू बढ़ रही है, जब वाटर वेपर की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा।
संघनन होगा, ज़्यादा वाटर वेपर हो जाएगी, ऊपर पहुँचेगी वाटर वेपर, जलवाष्प ज़्यादा हो जाएगी, अर्थ से ऊपर जा रही है तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा तो संघनन होगा, और संघनन होने से इस क्षेत्र में वर्षा होगी। ठीक है, 2-3 चीज़ें वल्कनों के साथ जुड़ी हुई हैं। एक, जो विस्फोट होगा उसके साथ इस क्षेत्र में अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा। ठीक है, दूसरी बात है, मैंने बताया कुछ गैसें हैं उनका प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात वर्षा। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ किसी टॉपिक में कि सबसे अधिक सक्रिय वोल्केनो कहाँ है, रिंग ऑफ फायर में। और रिंग ऑफ फायर कहाँ पड़ता है, पैसिफिक महासागर में पड़ता है, प्रशांत महासागर में। मैंने स्ट्रक्चर बना के तुम्हें बताया था। तो सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी होंगे वहाँ होंगे। ज्वालामुखी प्रक्रिया जब मैंने आपको प्लेटलेट थ्योरी पढ़ाई तब बताया था कि एक जो प्लेट होगी वो दुर्बल होगी, कमज़ोर होगी, और एक प्लेट चाहे स्ट्रॉन्ग हो। अगर दोनों प्लेट कमज़ोर है तो बहुत अच्छा है और ज़्यादा प्रबलता बनती है ज्वालामुखी के बनने की। इस कारण से मोस्टली जो या ज़्यादातर ज्वालामुखी हैं वो सी एरियाज में बनेगी, जहाँ एक प्लेट समुद्री प्लेट होगी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, समझ में आ रहा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलो, मुझे लग रहा कि तुमने यहाँ तक का सारा जो है मामला पढ़ लिया। अब जो मैंने तरल और बताया मैग्मा में 2 कंडीशन और है। एक क्या, मैग्मा जो है 2 प्रकार का हो सकता है, एक अम्लीय और एक क्षारीय। ठीक है, जो मैग्मा ज़्यादा डाइल्यूट होगा, ज़्यादा तरल होगा, वो होगा अम्लीय। ठीक है, और जो जेली टाइप होगा वो होगा क्षारीय। इसी कारण से इन वोल्केनो की शेप मैंने बताया आपको डिफर हो जाएगी, एक ज़्यादा फैला हुआ होगा और एक अधिक ऊंचाई का बन सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर और यहाँ तक के टॉपिक जो है सही से समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। हाँ भाई सचिन, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? चलो, यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा, ठीक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।